हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैकेनिक्स के जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार आते हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, वो 8-10 क्वेश्चंस हम फिर आज देखने जा रहे हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। तो आइए उनको एक एक करके फिर से डिस्कस करते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका उससे रिलेटेड है, दोलन गति से, ठीक है, यानी पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इससे रिलेटेड है। उसमें क्या कहा गया है कि एक झूला है, ठीक है, इस झूले पे एक लड़की बैठी हुई थी पहले, ठीक है, और ये झूले को झूल रही थी। जब वो झूले को झूल रही है तो कुछ इस तरीके से झूला झूल रही है, ठीक है। तो किसी एक बिंदु के चारों ओर, किसी एक बिंदु के चारों ओर इसको चक्कर लगाना है, ठीक है। ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इस बिंदु से जितनी देर में ये झूला, ये लड़की बार बार गुजरती है, उसी ही समय को, उसी समय अंतराल को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। उसी चीज को हम आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है _L/G, 2π_L/G। यानी जो आवर्तकाल है वो सीधे सीधे लंबाई पे निर्भर करता है। लंबाई अगर बढ़ गई, लंबाई बढ़ी तो क्या होगा? टी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। लंबाई अगर घट गई तो आवर्तकाल घट जाएगा, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन ये है, आवर्तकाल का मतलब आप जानते हैं ना, मैंने अभी डिस्कस किया, ये इस पॉइंट के इधर उधर, इस पॉइंट पे जैसे अभी इस टाइम पे है, T1 टाइम पे है, तो T2 टाइम जो होगा जब ये वापस यहां पर आएगी, तो उस T1 और T2 के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आवर्तकाल है, ठीक है। ये चौथे सेकंड पर यहां था, फिर उसके बाद छठे सेकंड पर यहां था, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 सेकंड। तो इसका आवर्तकाल क्या है? 2 सेकंड है, ठीक है। सो अब इसमें पूछा यह गया था कि ये जो लड़की बैठी हुई है, पहले यहां नीचे बैठी थी, अचानक से ये खड़ी हो जाती है, ठीक है। जब ये खड़ी हो जाती है तो इसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने देखा कि रस्सी तो उतनी ही लंबी है, लेकिन लड़की जब खड़ी हो गई तो इसका जो प्रभावी लंबाई है, इसका जो गुरुत्व केंद्र है ना, इसका गुरुत्व केंद्र थोड़ा ऊपर चला जाएगा। जब कोई नीचे बैठा है तो गुरुत्व केंद्र, यानी जो पूरा भार का केंद्र है, वो नीचे की ओर रहेगा, लेकिन जैसे ही ये खड़ा होगा ना, तो गुरुत्व केंद्र ऊपर चला जाएगा। गुरुत्व केंद्र के ऊपर जाने का मतलब पता है क्या होता है? प्रभावी लंबाई का बढ़ जाना। गुरुत्व केंद्र के ऊपर जाने का अर्थ है प्रभावी लंबाई का बढ़ना, ठीक है। प्रभावी लंबाई का बढ़ना, यानी प्रभावी लंबाई का बढ़ा तो क्या बढ़ जाएगा? आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब जैसे ही लड़की इस पे खड़ी होगी झूले पर, वैसे ही झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तेल से भरा एक टैंकर है, ठीक है, तेल से भरा एक टैंकर है, ये जा रहा है और इसमें आधा भरा हुआ है तेल, पूरा नहीं भरा है, पूरा टैंकर नहीं भरा हुआ है, आधा टैंकर भरा हुआ है। अब ये पूछा गया था कि ये जो तेल का जो तल होगा, जब ये एक समान त्वरण से जा रहा है, जब ये एक समान त्वरण से जा रहा है, आधा भरा हुआ है और एक समान त्वरण, यानी हर सेकेंड में बराबर ही इस जो वेग है, वेग वृद्धि हो रही है। यानी हर सेकेंड में अगर वेग वृद्धि बराबर है तो इसका मतलब है वो समान त्वरण से चल रहा है। एक सेकेंड में किसी वस्तु के वेग में कितनी वृद्धि होती है, उसी को त्वरण कहते हैं। और अगर ये एक समान त्वरण से जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हर सेकेंड में इसमें बराबर वेग में वृद्धि हो रही है, ठीक है। यानी पहले सेकेंड में अगर उसका वेग 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर था, तो दूसरे सेकंड में कितना हो गया? 22 हो गया होगा। तीसरे सेकंड में आपका कितना हो गया? वो 24 हो गया होगा। चौथे में 25 हो गया होगा, 26 हो गया होगा, ठीक है। 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इसका त्वरण अगर है, समान त्वरण से बढ़ रही है, तो पहले 20 रहा, बाद में 22 हो गया, फिर एक सेकंड बाद फिर 24 हो गया होगा, एक सेकंड बाद फिर 26 हो गया होगा अगले सेकंड में। यानी हर सेकंड में बराबर वेग वृद्धि हो रही है। तो पूछा यह गया था कि ये जो तेल का पृष्ठ है ये कैसा दिखेगा? तो इसका आंसर है कि ये जो पृष्ठ है ये परवलयाकार दिखेगा, ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है। समान त्वरण से अगर कोई ट्रक जा रहा है जिसमें अंशतः तेल का वो भरा हुआ है, तो ये
परवलयाकार दिखेगा। ठीक है, ये परवलयाकार क्यों दिखेगा, ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है परवलय के बारे में। ठीक है, परवलय के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि परवलय, अगर कोई चीज समान त्वरण से जा रही है, ठीक है, तो उसका जो पाथ बनेगा ना, अगर क्षैतिज में समान त्वरण से जा रही है तो वो जो पाथ बनेगा वो कैसा बनेगा, कोई भी जो मुक्त पृष्ठ होगा उसका पाथ कैसा बनेगा, उसका पाथ जो है वो परवलयाकार बनेगा। ठीक है, ये चीज आपने अपने साइंस में पढ़ी होगी कि जो है आपका अगर समान त्वरण से जा रही है तो उसका परवलयाकार पथ बनता है। ठीक है, इसके बारे में अगर कभी परवलय के बारे में हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स की कोई और क्लास में अगर लेता हूं तो वहां पर मैं परवलय के बारे में आपको बताऊंगा, तब ये डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आपको पता है देन आप जान गए होंगे, अदरवाइज अगर नहीं पता है तो जाकर के आप देखिएगा परवलय के बारे में कि अगर एक समान त्वरण से कोई चीज फेंकी जा रही है या किसी तरीके से उसका वेग जो है हर सेकेंड में बराबर बढ़ रहा है, ठीक है, तो किस तरीके से उसका पाथ बनेगा, उसका जो मार्ग है वो कैसा बनेगा, तो ये आप समझ जाएंगे कि परवलयाकार क्यों बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईएएस में पूछा जा चुका है, ये आईआईटी में भी आ चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस पे कोई गाड़ी जा रही है, तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ है, इस पे बहुत तेजी से जा रही है गाड़ी। तो ये पूछा गया था कि गाड़ी अगर बहुत तेजी से जा रही है और अगर ये अनकंट्रोल हो जाए तो ये किधर की ओर फिसलेगी, अंदर की ओर फिसलेगी या बाहर की ओर फिसलेगी। तो पहली चीज ये है कि ये बाहर की ओर फिसलेगी। ठीक है, यानी ये कुछ ऐसे फिसलेगी। ठीक है, और जब ये इधर की ओर फिसलेगी तो गिरेगी किधर की ओर, गिरेगी ये अंदर के पहियों की तरफ, अंदर के पहियों की तरफ, बाहर के पहियों की तरफ नहीं गिरेगी, अंदर के पहियों की तरफ पलट जाएगी। ठीक है, तो ये बाहर की ओर फिसलेगी और अंदर के पहियों की तरफ पलटेगी। बाहर की ओर फिसलेगी क्यों, क्योंकि वृत्ताकार पथ पे ये जा रही है और ये केंद्र पे जो अगर अभिकेंद्र, इसने अगर अपनी गति इतनी नहीं रखी कि वृत्ताकार पथ के अभिकेंद्र बल के बराबर हो, भाई अपकेंद्र और अभिकेंद्र बल जब बराबर होगा तभी तो वो सही से घूम पाएगी। अपकेंद्र और अभिकेंद्र बल अगर बराबर हो तो ही ये घूम पाएगी, ये शर्त है कि अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल दोनों बराबर होने चाहिए तभी ये घूम पाएगी। लेकिन ये जो अपकेंद्र बल है, स्पीड ज्यादा होने की वजह से अपकेंद्र बल ये तेजी से लगेगा, तो ये क्या करेगी, ये इस वृत्ताकार पथ पर इसके स्पर्श रेखा की इस जो है गति में, स्पर्श रेखा की दिशा में ये क्या करने लगेगी, फिसलने लगेगी। जाएगी तो आगे लेकिन इसकी स्पर्श रेखा की दिशा में फिसलती हुई जाएगी। और जब आप इसको जब मोड़ोगे तो क्या होगा, ये सिंस अंदर की ओर, इसके लिए अभिकेंद्र बल तो अंदर की ओर लग रहा है, अब वो अभिकेंद्र बल क्या होगा, वो जब कम पड़ेगा, जब वो स्पीड ज्यादा होने की वजह से अभिकेंद्र बल बिगड़ेगा तो ये पलटेगी। जब पलटेगी तो किधर की ओर पलटेगी, अंदर की ओर पलटेगी, क्योंकि अभिकेंद्र बल इस पे अंदर की ओर बल लगा रहा है। तो ये पलटेगी अंदर की ओर और फिसलेगी बाहर की ओर, ये पूछा जा चुका है। इसको याद रखिएगा कि बाहर की ओर फिसलेगी तेजी से वृत्ताकार पथ पे चलती हुई गाड़ी, और बाहर अंदर की ओर पहियों पे पलट जाएगी। अब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, घड़ी की कमानी, आजकल की घड़ी तो आपने देखी होगी वैसी वाली होती है, स्प्रिंग वाली नहीं होती है, बैटरी वाली होती है। पुरानी घड़ियों में क्या होता था, स्प्रिंग लगी होती थी, आप चाबी भरते थे, ये स्प्रिंग टाइट हो जाती थी, फिर ये 24 घंटे तक एक धीरे धीरे चलती थी और घड़ी आपकी चलती रहती थी। ठीक है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती थी घड़ी की कमानी में, इसमें होती थी स्थितिज ऊर्जा। आज की डेट में हो सकता है ये क्वेश्चन भी ना पूछा जाए, लेकिन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहां पे स्प्रिंग इस्तेमाल हो रहा है या कोई कमानी इस्तेमाल हो रही है वहां पे किस तरह की ऊर्जा होती है, तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि एक मीनार है, इस मीनार से 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से, प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से वस्तु गिराई गई। पूछा यह गया है कि 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। अब आप देखिए, ये ऊपर से गिराई जा रही है, न्यूटन के गति का जो इक्वेशन था, पहला इक्वेशन v = u + at था, ये पहला इक्वेशन था। अगर किसी चीज को, ये सरल रेखीय समीकरण था, अगर कोई चीज सरल रेखा में चल रही है तो ये समीकरण था, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति कर रही है तो क्या हम फॉर्मूला यूज करेंगे, v = u + gt। ठीक है,
अब ये ऊपर से गिराई गई है, जब गिराई गई तो उसका वेग कितना रहा होगा, प्रारंभिक वेग यानी जी कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। अब पूछा जा रहा है v निकालिए कितने समय बाद, 3 सेकंड के बाद। तो 0 प्लस इसी फॉर्मूले में रखिए, u रहा 0, t हो गया 3 और g की वैल्यू कितनी हो गई 9.8। तो कितना आएगा, 3 8 जा 24, 2 3 9 जा 27 एंड 2 29, सो 29.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज आएगी। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकेंड। तो 29.4 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में ये 29.4 मीटर जाएगी। ठीक है, ये स्पीड, इसका वेग इतना हो चुका होगा, अगर ऊपर से गिराई गई तो 3 सेकंड बाद ये वेग हो चुका होगा। ठीक है, ये सिंपल सा इक्वेशन था, रिवीजन हो गया उस इक्वेशन का भी। अब एक क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड है, छठा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य, ये रहा हमारी पृथ्वी और ये रहा हमारा सूर्य, अभी जितनी दूरी है मान लीजिए वो r है। कहा यह जा रहा है कि इसकी दूरी दोगुनी कर दी गई, यानी 2re कर दी गई। तो इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था उस पर क्या असर पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं जीवन निकालते हैं। शुरुआत में जब हमारी पृथ्वी r दूरी पे थी तो कितना आएगा, GMES, सूर्य का द्रव्यमान और पृथ्वी का द्रव्यमान दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, और r स्क्वायर बीच की दूरी, ये r है। G2 कितना होगा, GMEMS, G2 क्या है, जब हमारी दूरी दोगुनी हो गई तो क्या हो गया, 2re का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, GME अपन 4re स्क्वायर। ये कितना हो गया, G1/4, यही तो आया। GME अपन re स्क्वायर क्या है, यही तो G1 है हमारा। यानी शुरुआत का जो स्टार्टिंग में गुरुत्वीय त्वरण था उसका 1/4 रह जाएगा, यानी गुरुत्वीय बल भी 1/4 रह जाएगा। तो 1/4 रह जाएगा गुरुत्वाकर्षण। किसके बीच का, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का। ठीक है, जब दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल निकाला जाता है तो फॉर्मूला होता है GM1M2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, पृथ्वी पे जब हम रहते हैं तब हम सिर्फ GME अपॉन r स्क्वायर यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि उसके साइज में कोई चीज आप कितनी भी ऊंचाई पे फेंकिए, उसकी ऊंचाई इस r की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए उसका जो द्रव्यमान है, एक तो वो चीज बहुत छोटी होती है तो उसका द्रव्यमान हम नहीं लेते, 0 नहीं ले सकते, लगभग 0 यानी कि लगभग 1। ठीक है, लगभग 1 के आसपास लेते हैं, मतलब उसको बहुत ही कम मानते हैं, उसको लेते ही नहीं। ठीक है, तो उसको कंसीडर ही नहीं करते। तो GME अपन r स्क्वायर, अब ये कितनी ऊंचाई फेंकी गई उसको भी कंसीडर नहीं करते, क्योंकि कितनी भी ऊंचाई पे फेंक दो आप अपना बल लगा करके, उसका जो r है, ऊंचाई है h, वो r से बहुत छोटी होती है। h इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r, इसलिए उसको भी कंसीडर नहीं करते। तो GME अपन re स्क्वायर वहां पे हम यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। लेकिन जब दो बड़े पिंड हो और उनके बीच की दूरी, ये आकाशीय पिंड हो और उनके बीच की दूरी हमें पता है और उनके द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, जैसे सूर्य और पृथ्वी के द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो दोनों के द्रव्यमानों को हमें कंसीडर करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 रह जाएगा, ये आपने देख लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन है, विनाशकारी भूकंप के समय हमारी जो पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना होगा। विनाशकारी भूकंप के समय त्वरण, ठीक है, नॉर्मली हमारा त्वरण कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर भूकंप आएगा तो हमारा जो विनाशकारी भूकंप के समय जो त्वरण होगा ना, वो इससे बढ़ जाएगा। ठीक है, G2 जो होगा अर्थक्वेक के समय, GE, ये ग्रेटर देन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के से बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पृथ्वी पर चीजें हिल रही हैं अब वो गिरेंगी नीचे, तो पृथ्वी के सतह पर भी जो चीजें हैं उनको अपनी ओर खींचने की ताकत बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि पृथ्वी पे स्थिर रख पा रहा था चीजों को, जो हिल नहीं रही थी, लेकिन अब हिलने की वजह से अब ये नीचे की ओर खींची जाएंगी, तो क्या होगा, त्वरण भी हमारे तल पर भी बढ़ जाएगा, पृथ्वी तल पर भी बढ़ जाएगा, यानी त्वरण हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से या फिर 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है, ये IAS का क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन था हमारा 8वां क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी सर्दी के मौसम में तेज चलेगी
या फिर गर्मी के मौसम में तेज चलेगी? हमें पता है कि गर्मी के मौसम में धातुओं की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है। और लंबाई बढ़ने पे क्या होता है? आवर्तकाल क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, लंबाई बढ़ने पे आवर्तकाल घट जाता है। ठीक है, तो आवर्तकाल जो है जैसे ही लंबाई बढ़ेगी उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, सॉरी, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। जब आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई बढ़ने पे आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ने पे क्या होगा? उसका जो दोलन का समय है वो बढ़ जाएगा। दोलन का समय बढ़ने से घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। ठीक है, और जहां सर्दी होगी तो वहां पे धातु क्या होती है? सिकुड़ती है, उसकी लंबाई घटती है। सिकुड़ने का मतलब क्या है? लंबाई उसकी घटती है। लंबाई घटने से क्या होगा? आवर्तकाल घटेगा। जब आवर्तकाल घटेगा, जो ये पेंडुलम है ये थोड़ा तेजी से चक्कर काटेगा। जब तेजी से चक्कर काटेगा तो घड़ी क्या करेगी? तेज चलेगी। ठीक है, तो पेंडुलम घड़ी सर्दी के मौसम में तेज चलेगी, गर्मी के मौसम में क्या करेगी? धीमे चलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा। सिंपल सा है लॉजिक कि अगर आपका आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब क्या है कि ये जो एक इस पॉइंट से बार बार निकल रही है ना, इस पॉइंट से निकलने का समय पहले अगर 2 सेकंड था तो क्या पता अब 2.1 सेकंड हो जाए। तो जब 2.1 सेकंड हो जाएगा तो ये घड़ी क्या हो जाएगी? अपने आप सुस्त हो जाएगी, क्योंकि जब ज्यादा समय लगेगा तो एक टिक होने में समय ज्यादा लगेगा, और जब ये आवर्तकाल कम होगा, ये फटाफट कर रही होगी, तो ये एक टिक टिक जो करती है घड़ी, वो टिक भी जल्दी जल्दी होगा। जब टिक जल्दी जल्दी होगा तो मतलब घड़ी तेज चल रही है। ठीक है, ये है। तो पेंडुलम घड़ी सर्दियों में तेज चलेगी, गर्मियों में धीमे चलेगी, आवर्तकाल बढ़ जाने की वजह से। पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती? ये भी गुरुत्व केंद्र पे आधारित एक क्वेश्चन है। गुरुत्व केंद्र पर आधारित एक क्वेश्चन है। पीसा की एक मीनार है, ठीक है, वो ना एक तरफ झुकी हुई है, वो सीधी नहीं है, वो मीनार कुछ ऐसे है, ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, तो झुकी होने की वजह के बावजूद, झुकी होने के बावजूद ये गिरती नहीं। इसका कारण क्या है? ये कारण पूछा गया था। कारण ये है कि इस पीसा की मीनार का गुरुत्व केंद्र जो है ना, उससे गुजरने वाली लंबवत रेखा वो पीसा की मीनार के आधार से गुजरती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये रूल है कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली रेखा, गुरुत्व केंद्र की रेखा, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली रेखा अगर आधार से गुजरे तो वस्तु नहीं गिरती। ठीक है, तो वस्तु गिरती नहीं है, इसीलिए पीसा की मीनार नहीं गिरती। अब देखते हैं, 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं, फटाफट खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और पृथ्वी पे जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा द्रव्यमान है, ठीक है, वस्तु का। और पृथ्वी पर बात की जा रही है, पृथ्वी पर बात की जा रही है कि उसका त्वरण पृथ्वी का 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसी वस्तु को उठा करके चंद्रमा पर ले जाया गया। यहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो बताया गया कि 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी बहुत ज्यादा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का बहुत ज्यादा है। तो यहां पर यह पूछा गया था कि इसका द्रव्यमान क्या होगा, इस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, जो कि धरती पे 100 था तो चंद्रमा पे क्या होगा, ये पूछा गया था। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये देखने में लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन कुछ करना होगा, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने जरा सा ध्यान दिया तो आप ये जानते होंगे कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, और द्रव्यमान वो राशि है जो चाहे कहीं पर हो वस्तु, उसका चेंज नहीं होता द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, पहली चीज, और वस्तु का द्रव्यमान किसी हालत में चेंज नहीं होता, कहीं ले जाओ, वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है सदैव। चाहे उसको चंद्रमा पे ले जाओ, चाहे कहीं ले जाओ, उसके अंदर द्रव्य की मात्रा बदलेगी नहीं, द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। इसीलिए
वहां पर 100 था तो चंद्रमा पर भी 100 रहेगा, 100 किलोग्राम ही रहेगा। और आपको पता है ये क्वेश्चन क्या कहाँ पूछा गया था? आईएएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, कुछ लोगों ने इसमें कैलकुलेशन किया होगा। लोग फटाफट देखते जाते हैं ना, फॉर्मूलों पे ज्यादा यकीन होता है, रटे रटाए, तो वो दिमाग कम लगाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ दिया था आईएएस में। और आईएएस के इस क्वेश्चन को कई लोगों ने गलत भी किया होगा, वी आर श्योर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक वस्तु को उठा के दूसरी जगह ले जाया गया तो द्रव्यमान में क्या चेंज हुआ, आप कभी भी ये गंदी बात मत कीजिएगा कि आप जो है उसके द्रव्यमान में मल्टीप्लीकेशन करने बैठ जाएं उसके त्वरण का, जो वहां पे त्वरण दिया हुआ है। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी की त्रिज्या 1% से कम कर दी गई। ठीक है, 1% से कम कर दी गई। पृथ्वी की त्रिज्या अगर 1% से कम कर दी गई तो उसके गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके गुरुत्वीय त्वरण का क्या होगा? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पे क्या असर आएगा? पहली चीज तो आप ये सोचकर बताइए, आप खुद से सोचिए कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या घटती है, त्रिज्या अगर घटी तो जी बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? सोचिए और ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को रोकिए, पॉज करने के बाद वापस आइए और फिर इसका आंसर देखिए। आपको पता है कि G_me/r² ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है और ये कहा जा रहा है कि r हमारा घट रहा है, r जो है घट रहा है। आपको पता है कि अगर कोई संख्या हो, अगर उसको छोटी संख्या से बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए 10 को मैं 2 से भाग दूं तो क्या होगा? 5 आएगा। लेकिन इसी 10 को जब मैं 1 से भाग दूं तो कितना आएगा? 10 आएगा। यानी नीचे वाली संख्या जब बढ़ेगी या घटेगी तो जो ये वैल्यू है जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो क्या होगा? बढ़ जाएगी, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमारा r यानी त्रिज्या घट रही है तो जो हमारी राशि है यानी जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या करेगा? वो बढ़ेगा। ठीक है, कितना बढ़ेगा ये भी पूछा गया था, कितने प्रतिशत बढ़ेगा। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला है। 2 क्वेश्चंस हम पहले भी इस तरह के देख चुके हैं जहां पे हमने गुरुत्वीय त्वरण को कैलकुलेट किया है, तो आप इसको खुद करके देखिएगा। आंसर इसका है 2% से गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा। ठीक है, जी जो है वो 2% से बढ़ जाएगा। आप इसको खुद कैलकुलेट करके देखिएगा कि 2% कैसे आएगा, लेकिन आप करके देख लीजिएगा और आंसर जो है वो कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आंसर कमेंट कर दीजिएगा, यही है 2% ही आएगा, लेकिन आप करके देखिएगा कैसे किया। ठीक है, किस तरीके से किया भाई। G1 और G2 आपको हिंट दे दे रहा हूँ, G1 और G2 ले लीजिएगा, दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा, G1 माइनस G2 कीजिएगा और परसेंटेज कैसे निकाला जाता है वो मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, उसके हिसाब से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे मैकेनिक्स के वो सारे क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं ये जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है ना, ये भी आईएएस में आ चुका है और ये दूसरे एग्जाम्स में भी आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस तो आप एक बार देख जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कर जाइए इनको, तो आपके ये क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था, आज इतना ही। और आप मेरे वीडियो को अभी फटाफट लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए, सो दैट आपको नए जो वीडियोस हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है जैसे ही मैं अपलोड करूं वो मिल जाए आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।